जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं इंग्लिश का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है। सर वैसे लाइन एक्सप्लेनेशन को बता दीजिए जो एग्जाम में आने वाला हो, और कुछ ऐसे ही आप देख सकते हो लाइन एक्सप्लेनेशन, जैसे हमने अभी सिर्फ और सिर्फ 5 ही लिखा है, बट इसमें मैं 10 से 12 लाइन एक्सप्लेनेशन वैसे बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में यही आएगा, मतलब यहीं से आएगा, इससे बाहर आने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आप पूरे वीडियो को जरा देखिएगा, क्योंकि लाइन एक्सप्लेनेशन जो है आपका ये कंपलसरी है, आपको बनाना है तो बनाना है। ठीक है ना, सबसे पहले जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि प्रोज से आपका 4 लाइन एक्सप्लेन दिया हुआ रहता है एंड यू हैव टू मेक ओनली 1, और आपको बनाना कितना है 1, और वहीं आपका 1 लाइन एक्सप्लेनेशन कितने मार्क्स का होगा जी 4 मार्क्स का। ठीक है ना, तो इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देता है 4 और आपको बनाना है कितना 1, पोएट्री से भी देगा 4 और आपको बनाना है 1, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा तो चीज नहीं है, मतलब, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं ना उनके लिए थोड़ा सा बड़ा चीज हो सकता है कि सर वैसे लाइन एक्सप्लेनेशन को बताइए ना जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली मतलब टच करे। ठीक है ना, जो डायरेक्टली फंसे, जो आप बताए हैं वही आए, तो ये वैसे ही लाइन एक्सप्लेनेशन है जो आपके एग्जाम में आएगा, तो यहीं से आएगा। ठीक है ना, हमने हालांकि अभी 5 लिखा है, ऑलरेडी बता चुके हैं, ये प्रोज का है। ठीक है, और इसके तुरंत बाद हम पोएट्री वाला भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहला लाइन जो है, आई हैव अ ड्रीम that one day this nation will rise and live out the true meaning of its creed। जो भी ये बुक पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट, वो पक्का बता देंगे कि ये किस चैप्टर से लाइन लिया हुआ है, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है आई हैव अ ड्रीम। सुनिएगा, आई हैव अ ड्रीम, और आपको लाइन एक्सप्लेनेशन बनाने का क्या नियम था, क्या रूल था, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट फिर से बता रहे हैं। ठीक है ना, किसी भी लाइन एक्सप्लेनेशन को लिखने के लिए आपको 3 चीजें, सबसे जो पहला चीज है चैप्टर नेम। चैप्टर नेम, ठीक है ना, चैप्टर नेम, उसके बाद हम लिखाएंगे भी, टेंशन मत लीजिए, सब हम मीनिंग भी बताने वाले हैं, ये ना कि केवल लिखकर आपको और हम छोड़ देंगे, नहीं, पूरा का पूरा मीनिंग भी बताने वाले हैं। चैप्टर नेम, दूसरा चीज क्या जी, राइटर नेम। ठीक है ना, दूसरा चीज क्या, राइटर नेम। ठीक है, और तीसरा चीज मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन। मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन, जो लाइन आपका दिया हुआ है ना उसका क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट, मीनिंग मतलब अर्थ लिखना रहता है। ये 3 चीजें लिखिए, ये 2 चीज लिखकर और थोड़ा बहुत इसमें से लिख दीजिएगा तो भी आपका चलने वाला है। यू विल गेट 3 मार्क्स, बट यू ट्राई टू राइट फुल, मतलब पूरा का पूरा तरीका से लिखने का, कंप्लीटली लिखने का कोशिश करिएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले चैप्टर नेम, तो कैसे लिखना है जी, तो आपको लिखना था, आपको भी याद होगा कि दिस लाइन हैज बीन, चाहे कहीं से आए, चाहे प्रोज से हो चाहे पोएट्री से हो, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कौन से चैप्टर का है जी, तो ये आपका चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम का। ठीक है ना, तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी, कैसे लिखना है सुनिएगा ध्यान से, अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच आई हैव अ ड्रीम। ओके, अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच आई हैव ए ड्रीम विच इज डिलीवर्ड बाई अमेरिकन ग्रेट ऑरेटर एंड मैथमेटिशियन, जो भी आपको बोलना है उनके बारे में बोल सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, ही गॉट नोबेल प्राइज, यदि आपको ये भी बोलना है तो आप बोल सकते हो, मतलब उसमें लिख सकते हो, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1964। अब नीचे क्या लिखना है, ये तो हो गया आपका चैप्टर नेम, सबसे पहले राइटर नेम, सबसे पहला क्या चैप्टर नेम, वही दूसरा राइटर नेम, तीसरा अब इसके मीनिंग पर आते हैं। तो बाय दिस लाइन, वहां से थोड़ा सा जैसे ये लिखे उसके नीचे से, बाय दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट
मतलब राइटर कहना चाहते हैं आई हैव ए ड्रीम दैट। ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव ए ड्रीम दैट मतलब मेरा एक सपना है दैट कि वन डे दिस नेशन विल राइज एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। मतलब ये जो नेशन है ना, मतलब ये जो अमेरिका है, विल राइज मतलब ये राइज होगा, वन डे इट विल राइज, और ये ट्रू मीनिंग को पहचानेगा। एंड इट क्या लिखना है जी, इट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। क्रीड इट्स मीन्स समुदाय। जैसे आप जानते हैं कि ब्लैक में और व्हाइट में क्या डिस्क्रिमिनेशन था, ये भी आप जानते हैं। तो उसी डिस्क्रिमिनेशन को बताने के लिए इसमें बता रहे हैं। और जितना ट्राई करिएगा माय डियर स्टूडेंट अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में। बस ये वाला थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ये जो लाइन एक्सप्लेनेशन है शुरू में, उसके बाद मतलब चैप्टर नेम, उसके बाद राइटर नेम, और जो लाइन दिया हुआ है ना उसी में मतलब जो ये लाइन का ये नहीं कि डायरेक्ट इसको छाप दीजिए, ठीक है ना। आप यदि ये भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, बट इसका मीनिंग थोड़ा बहुत होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। देन यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4, ठीक है। जैसे ये कहा जा रहा है कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, बाय दिस लाइन ही वांट्स टू से दैट अमेरिका must understand the true meaning of its creed. It means it understand, okay, and it will be have equality between the black and the white. इस प्रकार करके आपको क्या करना है, लिखना है, मतलब पूरे कॉन्फिडेंटली। यहां से ये सब क्वेश्चन पक्का प्रैक्टिस करके जाइए, you will have a confident. Okay, next one. Even more important than the domestication of animal was invention of agriculture. Okay, ये कौन से लाइन सबसे पहले कौन से चैप्टर का है जी, तो आप चैप्टर पढ़े होंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो लिखा हुआ है किसके द्वारा, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। बर्ट्रैंड रसल, ठीक है ना, बर्ट्रैंड रसल। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, दिस लाइन, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम a very beautiful essay, ideas that have helped mankind, which is written by, okay, which is written by novelist, लिख सकते हैं। अच्छा, उनको कब मिला था नोबेल जी, which is written by, पहले लिख दीजिए बर्ट्रैंड रसेल, who got Nobel Prize in 1950, उनको भी 1950 में मिला था। By this line he wants to say that, इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं जी, even more important than, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट था, the domestication of animals was invention of agriculture। देख रहे हैं ना, domestication of animals से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, invention of एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का इन्वेंशन। आप पढ़े होंगे तो आपको पक्का मालूम होगा कि ये तो हमारा मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था ही। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, जानवरों को पालतू बनाना, ठीक है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट था, मोर इंपॉर्टेंट था इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें आप पढ़े होंगे कि लोगों का बलि दिया जाता था, ठीक है ना, लोगों को जान देना पड़ता था, ठीक है। तो यही सब पूरा आपको क्या कर देना है, छाप देना है, ठीक है ना, कि मतलब बाय दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट, इतना लिखकर, ठीक है, कि उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मेनी पुअर पीपुल और मेनी पीपुल वेयर किल्ड, ठीक है ना, मारे जाते थे। ब्लड थ्रस्टी मतलब खून का प्यासा था, जब तक आप जानते खून दिया नहीं जाता था, बलिदान दिया नहीं जाता था, तब तक डोमेस्टिकेशन भी, सॉरी, तब तक एग्रीकल्चर भी नहीं होता था, ठीक है ना। तो यू कैन राइट इजिली, इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला देखिए, सेबी इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर। ये कौन, जैसे ही सेबी का नाम आएगा माय डियर स्टूडेंट, तो आप जान लीजिएगा कि द आर्टिस्ट का है। कौन से चैप्टर का है, द आर्टिस्ट का है, ठीक है ना। तो यही सेम बात है जी, ये कौन से चैप्टर का है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी लिखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, ठीक है ना, द आर्टिस्ट, विच इज रिटन बाई, कहां के, जापानीज राइटर सीगा नोया, ठीक है। आपको शायद याद भी होगा, अच्छे से याद होगा, शायद क्या, जो पढ़े होंगे उनको अच्छे से याद होगा। बाय दिस लाइन द राइटर वांट्स टू से दैट, सेबी आप नाम सुने होंगे, हु इज इनग्रॉस्ड इन, जनरली इनग्रॉस्ड इन गॉड्स, बट दिस लाइन हैज बीन इन लास्ट, ये लाइन लास्ट का है, व्हेन ऑल पीपुल, आप कह सकते हैं जब उनके घर के सारे सदस्य,
नॉट ओनली हिज फैमिली मेंबर्स बट ऑल्सो द टीचर्स अपोजिट ऑफ हिम, जब सभी उनके अपोजिट हो गए। तो ये लास्ट का लाइन है कि देन सेबी इज इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर, एट लास्ट ही इज इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर नॉट इन स्टडी। वो अंत में भी मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जब गॉड्स उससे दूर कर दिया गया यानी उसे हटा दिया गया कि तुम गॉड्स नहीं खरीद सकते हो या इसमें इंटरेस्टिंग नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई नहीं किया, बल्कि अंत में लास्ट में वो किसमें इनग्रॉस्ड, इनग्रॉस्ड का मतलब तल्लीन होना, ठीक है ना, शामिल होना, वो पिक्चर बनाने लगा। एट लास्ट ही इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग पिक्चर। ओके, तो यही कहा जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा तो चीज है नहीं, ठीक है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, फ्री एट लास्ट गॉड अलमाइटी, फ्री एट लास्ट, ये भी आपका कौन से चैप्टर का है जी, तो आई हैव ए ड्रीम का ये भी लास्ट लाइन है। व्हेन, ये कब का लाइन है, सबसे पहले वही लिखिएगा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है ना, वेरी ब्यूटीफुल स्पीच लिख लीजिएगा ना। उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट का, ये गॉड को बाय दिस लाइन ही थैंक्ड गॉड, ठीक है, फ्री एट लास्ट मतलब ही होप दैट, ही विल होप दैट कि ही विल फ्री एट लास्ट जब लोगों को विदाई कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं फ्री एट लास्ट, हम लोग भी अंत में आजाद होंगे। आई हैव होप्ड, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। ओके, फ्री एट लास्ट। अच्छा, ये तो छोड़ ही दिए। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट्स। देख रहे हैं ना, ये कौन से चैप्टर का है जी, तो आप जब पढ़े होंगे, ठीक है ना, आप पढ़े होंगे इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ठीक है, तो उसी का है। देखिए इस लाइन का सीधा मतलब समझ लीजिए, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट, मतलब रिलीजन जो है, ठीक है ना, रिलीजन समझते हैं ना, धर्म, ये जब खाती है, व्हेन सी वाज ईटिंग, जब ये खाती है अपने मेहमान के साथ, ठीक है ना, तो देखती है कि अभी भी भारतीय के जीवन में क्या है जी, मतलब रिलीजन जो धर्म है ना वो है, ये बढ़िया भी है और रस्ट एस्पेक्ट्स भी है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। व्हेन सी वाज ईटिंग, व्हेन सी वाज टेकिंग, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जब ये मतलब अपने मेहमान के साथ खाना खाती है इंडिया में, ठीक है ना, तब ये देखती है कि आज भी रिलीजन बरकरार है, ठीक है। तो यही था हमारा 4-5 जो दिया हुआ लाइन एक्सप्लेनेशन, मतलब आप आसानी से, ये इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई क्या है आप भी जानते हो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। चलिए, और भी जो आने का संभावना है, ठीक है ना, आने का संभावना का ही वही आता ही है, वो आपके लिए मैं लिखने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर चैप्टर 1 का बात किया जाए तो चैप्टर 1 से पूरा उम्मीद रहता है 2-3 आपको याद रखना है। सबसे पहला जो याद रखना है पॉइंट, ठीक है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ठीक है ना, द मोर इट वांट्स। ये तो आसानी से, हमको नहीं लगता है कोई स्टूडेंट इस लाइन को नहीं समझा होगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, सॉरी वेरी ब्यूटीफुल एसे, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, विच इज रिटन बाय द आवर बापू कह सकते हैं और द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। बाय दिस लाइन ही वांट्स टू से दैट आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस इट मीन्स व्हाट, इट नेवर स्टॉप, इट ऑलवेज कंटिन्यू, ठीक है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इट मीन्स द मोर इट गेट्स, इसका मतलब क्या, जितना इसको अधिक मिलता है उतना ही ये वांट्स रखता है और कभी भी सेटिस्फाइड, एंड इट नेवर बी सेटिस्फाइड। तो ये तो आसानी से आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट जो है, द कॉमन पीपुल लिव्ड independently and followed their agriculture, ठीक है ना। ये भी आप लिख सकते हैं कि कॉमन जो पीपुल थे, मतलब वही ये लाइन लिखकर कॉमन पीपुल जो थे वो एकदम पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, एकदम दैट टाइम ही लिव्ड फ्री लाइफ एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर एंड एंजॉयड ट्रू होम रूल,
ठीक है ना, आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये भी पूछा जाता है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब सिविलाइजेशन वह मोड ऑफ कंडक्ट है जो मतलब पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इशारा करता है, बताता है कि एवरी पर्सन मस्ट हिज ऑन ड्यूटी। ओके, और एक आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट एलिव नाउ, ये भी पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये भी आप आसानी से लिख लीजिएगा। इट मीन्स महात्मा गांधी कंपेयर्स his civilization with other civilization की all civilization were destroyed but our Indian civilization is still live। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का, जो मतलब पूछने का पूरी संभावना, हम तो यही कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और एक आपका ये भारत इज माई होम से याद रखिएगा कि द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, ये तो आसानी से लिख सकता है जी। तो ये क्या लिखेगा कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, भारत इज माई होम। ओके, आसानी से लिख सकते हो। विच इज डिलीवर्ड बाई आवर फॉर्मर या आवर थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्यों कहते हैं कि होल ऑफ भारत? बिकॉज ही वॉज प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट के लिए उसका पूरा भारत क्या होता है जी? घर ही होता है, ठीक है ना। होल ऑफ भारत इज माई होम, दैट्स व्हाई ही सेड दैट होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, ठीक है। और इसमें का एक और याद रख लीजिएगा, द पास्ट इज नॉट डेड, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, मतलब जो हमारा पास्ट है वो डेड नहीं हुआ है, स्टैटिक भी नहीं है, इट इज ए लिव एंड डायनेमिक, ये आज भी क्या है? बरकरार है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी लाइनें आराम से समझ में आया होगा। और एक इसका और एक लाइन देख लीजिएगा, जो सबसे पहला लाइन है, ठीक है। आई मस्ट कन्फेस दैट, ठीक है, इसी टाइप से आई मस्ट कन्फेस दैट, हमको तो पूरा लाइन ही याद है, पूरा बुक का ऐसा नहीं है। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म, मतलब काफी मैं गदगद हूं, तो उस लाइन को भी ये शिफ्ट कर रहे हैं पीपुल के सामने, ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, ठीक है। तो ये आपका 100% उम्मीद है कि इसी में से कहीं ना कहीं आपका लाइन एक्सप्लेनेशन मतलब चारों का चारों लड़ने वाला है, ठीक है ना। बट आपको लिखना कितना है? एक लिखना है, ठीक है। आप बताइएगा कि अभी भी मतलब कहीं प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, और इतना आप लोग एकदम कंठस्थ करके एग्जाम में जाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही लाइन एक्सप्लेनेशन हम तुरंत आपके पोएट्री के लिए भी ला रहे हैं, डोंट वरी। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और देकर आपको कमेंट जरूर करना है कि सर आपका मेहनत जो है ना हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।